মই কটনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক আদৰণি জনাইছো। আজি আমাৰ অতিথি হৈছে পূৰ্বৰ বিদেশ মন্ত্ৰী, বিত্ত মন্ত্ৰী যশৱন্ত সিনহা ডাঙৰীয়া। I welcome our audience to a special program of Cotton. Today we have our guest, former cabinet minister, finance minister, foreign minister, a very veteran politician, Jashwant Sinha ji. Sir, I welcome you to our program. Namaskar. Now, my first question is, okay, you said just before the poll, just before the election, you said like Parakala Prabhakar that Modi is not going to come this time. But this, though Modi is much below the magic number 272, but he is going to form the government, NDA government today. And today there was a meeting of the NDA partners, and he was unanimously selected as the leader of NDA, and he's going to take oath. So how do you see the scenario now? I was wrong in the sense, मेरे से ये जो गलती हो गई, वो गलती इसलिए हो गई कि मेरा अनुभव मुझे ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को इस बार 200-220 के आसपास सीटें मिलेंगी, और कुछ प्रदेशों में अगर वह नहीं हुआ होता जो हुआ, जैसे उड़ीसा, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे दिल्ली, जैसे हिमाचल, जैसे उत्तराखंड की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई। ऐसा विश्वास नहीं था। लोग ये कह रहे थे जैसे दिल्ली का आप अगर लें कि 4-3 हो सकता है, 4 अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो 3 विपक्ष को आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 20 से 30 सीटें ज्यादा आ गई भारतीय जनता पार्टी को। मेरा अनुमान ये था कि वो 200 से लेकर 220 के आसपास रहेंगे। उनको मिल गई 240 सीटें। अगर वो 200-220 के आसपास रहते तो एनडीए के पार्टनर्स को मिलाकर भी उनको बहुमत नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ राज्यों में, जैसा मैंने कहा, कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो था वो आशा से अधिक हुआ। अब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से चुनाव हार जाएंगे, जो कई दशकों से, कई वर्षों से उनका गढ़ रहा है। तो एक जैसे अनहोनी बात है, लेकिन हुई। तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में जैसे हुआ, उदाहरण मैंने दिया, तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि 20 से 30 सीटें ज्यादा मिल गई, और उनके लिए यह संभव हो पाया कि वो सरकार बना ले एनडीए के साथ मिलकर, एनडीए की सरकार। लेकिन मैं सही इस माने में था कि भारतीय जनता पार्टी को सारे प्रयास के बावजूद अपना बहुमत नहीं मिला। वो 240 पर अटक गए, बहुमत से 32 सीटें दूर रह गए। तो उनको अपना बहुमत नहीं मिला। अगर सरकार आज बन रही, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो वो केवल और केवल एनडीए पार्टनर्स के चलते, और मुख्य रूप से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के चलते बन रहे हैं। और ये दोनों एक तरह से उनकी बैसाखी हैं, उनके क्रचेज हैं, जिस पर वो अपनी सरकार चलाने का प्रयास करेंगे। अब आगे चलकर अगर आप अनुमति देंगे तो हम लोग बात करेंगे कि सरकार का क्या हश्र होगा, कब तक चलेगी, नहीं चलेगी, क्या होगा। But
अभी भी now also I see that Modi's temperament we have seen that in last 2 terms. So he is an autocrat. There's no doubt about that. The way he took his decisions. But now, as because he is dependent on the NDA partners. So how do you think how this government is going to function? Will he be able to retain his earlier stand? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अर्लियर मोदी को भूल जाइए। आज अगर आपने उनका भाषण सुना एनडीए के सांसदों की मीटिंग में, तो एक दूसरे स्वभाव के मोदी उसमें नजर आए। और उन्होंने मोदी मोदी नहीं किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं लिया, वो केवल एनडीए का जिक्र करते रहे। एक बार हमको पत्रकार बंधुओं ने बताया है कि एक बार उन्होंने मोदी का नाम लिया, अपना नाम लिया, और बार बार वो केवल एनडीए का नाम लेते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑटोक्रेट नहीं रहे जो इसके पहले थे। अपने स्वभाव में वो परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें वो सफल होते हैं नहीं होते हैं ये भविष्य बताएगा। लेकिन मोदी को अपना जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा आने वाले दिनों। So he will no longer be able to act the way he acted in his first term and the second term. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने तो केवल अपने को आगे करके सब कुछ किया। भाजपा भी नहीं थी, उनके कोई मंत्रालय के सहयोगी भी नहीं थे, हम लोग तो केवल मोदी। बिल्कुल सुना था मोदी 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 एंड मोदी। तो आज इवन तो मोदी का नाम उन्होंने लंबे 1 घंटे के भाषण में उन्होंने मोदी नाम एक ही बार। सुबह में परिवर्तन करना पड़ा। पहले तो जो इलेक्शन कैंपेन में वो बोल रहा था मोदी का गारंटी, वो गारंटी, मोदी का सरकार, सारी चीज बोल रहा था। अभी बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, मैं हाँ दूसरा ही सवाल ये है मेरा, मतलब एक्चुअली बीजेपी did it actually have its parliamentary party meeting, the meeting of the parliamentary party where Modi was selected as the leader of the parliamentary party, BJP parliamentary party? We didn't नहीं, see that. ये परंपरा का उल्लंघन हुआ है। पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए थी, उसमें मोदी को उनको नेता चुनना चाहिए था। फिर उसके बाद एनडीए की मीटिंग होनी चाहिए थी और एनडीए में उनको एनडीए का नेता चुना जाता और तब वो राष्ट्रपति भवन जाते अपना क्लेम दाखिल करने के लिए। लेकिन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, केवल सीधे एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो गई और उसी में मोदी को नेता चुन लिया गया। ये जो परंपरा का उल्लंघन हुआ है वो सही नहीं हुआ है। और ये सिर्फ परंपरा है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा उसका तो अंदर में जो एमपीज होगा उन लोग को एक साथ तो लीडर चुनना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल चुनना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए, वहां पर मोदी को नेता चुनना चाहिए, तब उसके बाद एनडीए का नेता चुनना चाहिए। बट कैसे ये कैसे हुआ, कैसे ये बदल गया? नहीं बदल दिया, मतलब भाजपा में है, भाजपा में आज के दिन भी किसी को हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ कुछ बोले। आज के दिन भी मोदी बहुत कमजोर हो गए, लेकिन उसके बाद भी भाजपा में किसी को हिम्मत नहीं है कि वो उनको सलाह भी दे कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। और दैट भाजपा वाज में जो लोग हैं, भाजपा दैट में वाज जो लोग क्वाइट हैं, हाँ दैट वाज उनको, क्वाइट सरप्राइजिंग। हाँ उनको स्वयं को पता नहीं है इस परंपरा का शायद, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की बात गलती की है। मुझे लगता है गलती की है और इस गलती का अब तो सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को जरूर इस बात को पॉइंट आउट करना चाहिए मोदी जी को कि पहले उनको भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना जाना चाहिए था।
he actually, उसका मतलब यही हुआ, he himself nominated himself as the leader of the BJP, and then the बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, स्वयंभू है और स्वयंभू हो स्वयं, गया। हाँ, अभी मतलब भी स्वयं। ये जो दो तरीका है, एक तो देयर शुड बी एन इंटरनल डेमोक्रेसी इन अ पार्टी, इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये हुआ बीजेपी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी, कोई प्रोसीड्यूर कुछ नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं है। आज तो ये साफ झलक गया, बात सामने आ गई कि मोदी जी चुनाव हारे हैं, उनको बहुमत नहीं मिला है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी को हिम्मत नहीं है कि उनको चैलेंज तो छोड़ दीजिए, उनको सही सलाह भी दे। आज के दिन भी लोग इस स्थिति में नहीं। It's quite surprising. It's quite surprising the way Rajnath Singh was praising him, and the stale speech, nothing new, as if everything was scripted beforehand. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राजनाथ जी स्वयं बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, अटल जी की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, पार्लियामेंट में बहुत दिनों से हैं, उनको तो जानकारी इस बात की होनी चाहिए कि परंपरा का तकाजा क्या है, किस पार्टी की मीटिंग पहले होनी चाहिए, किसकी बाद में होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी शायद ये मशवरा मोदी जी को नहीं दिया। Okay, now I'm coming to one question. After that, I will again go to the general implications of this the election results. जो कल एक्चुअली राहुल गांधी ने एक प्रेस मीट किया, जिसमें जो मतलब the exit poll prediction, and before that prime minister, home minister, finance minister appealing to the people that they should invest in the stock market, and stock market would boom on 4th of June. So, and then exit poll, all exit poll went here, कुछ नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं, बट फिर भी 3 जून में मतलब स्टॉक मार्केट बूमिंग हुआ, 12 लाख करोड़ का मतलब प्रॉफिट हुआ। हाउ डू यू सी इट, एंड what do you so how do you see the entire thing? मैं राहुल गांधी से सहमत हूं कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और ये स्कैम जो है वो दो भाग में। सर आप भी मानते हैं ये स्कैम है? स्कैम? मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत बड़ा स्कैम है, छोटा स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। उस दो भाग में ये स्कैम हुआ है। एक, उसका पहला भाग जो था वो था एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स ईमानदारी के एग्जिट पोल्स नहीं थे। एग्जिट पोल्स सारे के सारे चैनल्स में जो दिखाए गए, और जिन लोगों के द्वारा एग्जिट पोल किए गए वो सब डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्ड थे। बीजेपी के कहने पर उन्होंने एग्जिट पोल में दिखाया कि बीजेपी 400 पार कर रही है, और हर ने दिखाया, एक भी उसमें एक्सेप्शन नहीं था, कोई एक्सेप्शन नहीं था। कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो वो अपने आप में एक बड़ा भारी स्कैम था। और उस स्कैम के आधार पर दूसरा स्कैम हुआ, जब एग्जिट पोल्स के आधार पर मार्केट भयंकर ढंग से फ्लक्चुएट करते हुए ऊपर चला गया, वो दूसरा स्कैम हुआ। फिर उसके बाद ये जो बातें आपने कही कि अमित शाह और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करो, ये सरकार के मंत्रियों का काम है, प्रधानमंत्री का काम है कि वो एडवाइस करें कि मार्केट में इन्वेस्ट करो, मार्केट 4 तारीख को बहुत ऊपर जाएगा। ये उनका काम नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, गलती करी है ये कह के। और पूरा जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, जिसमें कि एग्जिट पोल का इन्वेस्टिगेशन होगा, किस आधार पर उन्होंने एग्जिट पोल में इस तरह का दिखाया, दूसरा मार्केट में जो राइज हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तब जाकर सच्चाई सामने आएगी। मैं मानता हूं कि विपक्ष को
जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है 2 डिमांड रखना चाहिए और 2 जेपीसी का डिमांड करना चाहिए। एक जेपीसी का डिमांड करना चाहिए एग्जिट पोल्स और मार्केट का जो Connection. Yeah. फ्लक्चुएशन हुआ है उसको लेकर, और दूसरा उनको जेपीसी डिमांड करना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा घपला हुआ है। दोनों की जांच पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा की जानी चाहिए। और विपक्ष आज स्ट्रांग है, इस संसद में स्ट्रांग रहेगा, इसलिए विपक्ष को अपनी बात सरकार से मनवानी चाहिए। बढ़िया। मुझे ये देख के हैरानी हो रहा, मतलब again I'm going back to this thing that BJP is there are so many strong leaders. They used to be strong leaders, but none has the guts to raise a question even up now. That's really a strange thing. बीजेपी के भीतर, हाँ, बीजेपी के भीतर नहीं है किसी को। आज के दिन भी हारे हुए मोदी से भी कोई टक्कर लेने की स्थिति में नहीं। ये बहुत न केवल आश्चर्य की बात है बल्कि बहुत तकलीफ की बात है कि बीजेपी को 10 वर्षों में उन्होंने एक एक व्यक्ति को अपना गुलाम बना लिया, और किसी गुलाम में आज एक के दिन ये हिम्मत नहीं है कि वो मोदी से सवाल भी पूछे। सवाल पूछने की भी हिम्मत खत्म हो गई है, और इसलिए आज भी मोदी का हारने के बाद भी वर्चस्व कायम है भारतीय जनता पार्टी में। this is really sad because the internal democracy in a big party is also, it has its implications in the general democratic atmosphere of the country, isn't it? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे इस चुनाव ने भारत में प्रजातंत्र को मजबूत किया है, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे, और जो संवाद है, डायलॉग है, वो एक तरफा नहीं होगा कि मोदी और शाह बोलेंगे और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सुनेंगे। ऐसा नहीं होगा, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी सवाल पूछना शुरू करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वो परंपरा फिर से शुरू होगी। क्योंकि मैं सोचता हूं, मतलब ये that would be good for the BJP also. That will not only be good for the country, that will also be good for BJP, for its healthy functioning. बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऑटोक्रेट के कंट्रोल में रहे और देश में प्रजातंत्र रहे। ऐसा नहीं हो सकता है। देश में अगर प्रजातंत्र होता है, उसको बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी प्रजातंत्र होना चाहिए, और उसमें खतरा है तो उसको भी बचाना चाहिए। ये सभी एक्चुअली सभी पार्टी का अंदर सभी इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए, क्योंकि तब भी ये प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा होगा। मैं अभी दूसरा क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मतलब अभी जो जनरल इलेक्शन हो गया, immediately after that there will be state elections in many places. So there will be, and how do you see that, how the results of the general election is going to impact in the political scenario of Maharashtra? देखिए, अभी जो चुनाव होंगे राज्यों को तो होंगे आने वाले अपने समय पर। बहुत सारे चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले हैं। मेरा अपना मानना है कि महाराष्ट्र की सरकार उसके पहले ही गिर जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उसके बाद से जो ये अजित पवार का कैंप हो या एकनाथ शिंदे का कैंप हो, ये कमजोर हुआ है, और बहुत सारे लोग वापस जाना चाहेंगे शरद पवार के पास और उद्धव ठाकरे के पास। तो इसलिए बहुत चांसेस हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार चुनाव के पहले ही गिर जाएगी और उसके बाद चुनाव होगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे राज्यों में अलग से चुनाव होने हैं।
वहाँ वो सरकारें हैं, वो सरकारें चलेंगी। जैसे हमारा राज्य है झारखंड, वहाँ पर भी इस साल के अंत तक में चुनाव होना है। वहाँ पर एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वो चलेगी, उसी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और मैं आशा करता हूँ कि लोकसभा के नतीजों को ध्यान में रखते हुए जो इन चुनावों के, राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, वो भी पहले के की तुलना में बहुत अलग होंगे। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां वो सरकारें गिर जाएंगी और लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। तो इसलिए एक सिलसिला शुरू होगा लोकसभा चुनाव के बाद से। मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव में एक सिलसिला शुरू होगा जो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को और भी कमजोर करेगी और देश में सच्चा प्रजातंत्र कायम करेगी। अभी हरियाणा में भी तो इलेक्शन होने वाला है, हरियाणा में। हाँ, हाँ। बिल्कुल, और बीजेपी हारेगी, हाँ। बीजेपी हारेगी उस इलेक्शन। अभी और ये असम में हमारा, एक्चुअली इन माय ओन स्टेट, only three Congress MPs, three people, they own the election. But except one, except Sarbananda Sonowal, who was the Chief Minister of Assam, people are not discussing anything about the rest of the people who own this election. But then everybody is discussing the performance of Gaurav Gogoi and other two MPs. Three MPs only own, and people are discussing about them हाँ, only. तो बन गया ना वो, जो जो बातचीत का माहौल था वो बदल गया इसके चलते। और ये जो हम लोग का स्टेट में, असम में, जो वोट परसेंटेज हुआ, ये बीजेपी का परसेंटेज कम हो गया कांग्रेस से। ओवरऑल जो परसेंटेज वोट पुल अप, बीजेपी का परसेंटेज कम हो गया। बताइए, तो ये तो बहुत बड़ा एक प्रमाण है इस बात का कि असम में बीजेपी बहुत कमजोर हुई है इस लोकसभा चुनाव हाँ, में। परसेंटेज कम हो गया उन लोग का। दो हाँ, दे गॉट many MPs, many MPs own, and but their percentage of vote, it has come down. It's नहीं, below. आप देखिए कि प्रधानमंत्री के स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में हाँ। उनका कम हो गया, परसेंटेज कम हो गया। पर जहां कहा जा रहा था कि वो 7 लाख 8 लाख वोट से जीतेंगे, वहां महज वो 1 लाख कुछ वोट से जीते हैं, तो वो हो गया। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है उनको धक्का लगा है। राजनाथ सिंह मात्र 75,000 वोट से लखनऊ में जीते। तो ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर 5 लाख 6 लाख 8 लाख वोट से वो लोग जीते हैं, कुछ लोग जीते हैं, लेकिन बहुत कमी आई है वोट्स में भी और परसेंटेज में भी। लेकिन मैं इसका इसी संदर्भ में आपसे एक बात कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि वो चुनाव जीतने के बाद भी नेतृत्व में परिवर्तन कर देती है विधानसभा राज्यों में। जैसे कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कर दिया, राजस्थान में कर दिया, छत्तीसगढ़ में कर दिया। चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन किया। दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी हारने के बाद भी चुनाव परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन नहीं करती है। ये बहुत भारी कमी है कांग्रेस पार्टी में। अब मध्य प्रदेश में जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि एक सीट भी भारतीय जनता, एक सीट भी ये एक सीट, लोग उम्मीद कर रहा था 2-3 सीट, एटलीस्ट 2-3 सीट आएगा, हाँ, बिल्कुल। तो नकुल नाथ अपना हार गए छिंदवाड़ा। ये जो हैं बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, दिग्विजय सिंह, वो अपना चुनाव हार गए। एक सीट भी उनको नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को। तो कहीं ना कहीं ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए। आप केवल दिग्विजय सिंह और कल ये क्या कहते हैं कमलनाथ। कमलनाथ के ऊपर नहीं नहीं निर्भर कर सकते हैं। नेतृत्व परिवर्तन कीजिए। और कांग्रेस पार्टी को दो काम करना पड़ेगा। एक तो उनको अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा,
इस चुनाव में मेरा अनुभव ये रहा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो बहुत कमजोर है। बहुत कम, भारतीय जनता बहुत पार्टी कम। का जबरदस्त मजबूत संगठन है, पैसे भी है, संसाधन भी है। कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में उनसे कमजोर है। तो कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए जहां जहां उसकी जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी को अपना संगठन मजबूत करना चाहिए। उसको जब तक वो बूथ लेवल तक नहीं लेकर जाएंगे मजबूती के साथ, तब तक आने वाले चुनाव में बहुत सफलता की उम्मीद वो नहीं कर सकते। I hope that the high ups in the Congress, they will actually listen to this, because they have to. In Assam also, we have seen, okay, they have won the elections, but it is mostly because of the participation of the people. The people have fought for them. There is actually no organizational structure. तो आप जो बोल रहे हैं, आई थिंक दे शुड लिसन टू दिस थिंग, दे शुड एक्चुअली pay attention to such advices of senior people, veteran politicians. आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो सोच है, इस सोच का बहुत ही मतलब गुरुत्व देना चाहिए। ये दे शुड टेक इट क्वाइट सीरियसली। मैं आशा करता हूं कि वो सुनेंगे और ध्यान देंगे इस पर। अभी दो दो स्टेट के बारे में, एक तो है मतलब 3 स्टेट एक्चुअली। एक स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मतलब कैसे बीजेपी ने, मोदी शाह ने कैसे तोड़ फोड़ किया, मतलब एनसीपी को 2 हिस्सा किया और शिवसेना को 2 हिस्सा किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उन लोगों को स्वीकार कर लिया। बट हाउ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, दे रिएक्टेड टू इट, व्हाट डू यू से? नहीं, बहुत दिनों से ये बात चल रही थी महाराष्ट्र के बारे में कि नेता तो टूट के चले गए दूसरी तरफ, लेकिन वोटर्स उनके साथ नहीं गए। वोटर्स वहीं रहे जहां पर वो पहले थे, और इसका प्रमाण हम लोगों को मिला जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ कि जो नए टूट कर लोग आए थे और अलग पार्टी उन्होंने बनाई थी, उनको सफलता नहीं मिली। सुप्रिया सुले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत गई। केवल पार्टी नहीं तोड़ा उन लोग, उन्होंने परिवारों को भी तोड़ा। बीजेपी ने परिवारों को भी तोड़ा और शरद Yeah, पवार परिवार को तोड़ा। between the family also, yeah. हाँ, तो उसका जवाब जनता ने दिया है इस चुनाव में। और महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां पर कि वोटर्स नेता के साथ नहीं गए। नेता चले गए, वोटर्स वहीं रहे जहां थे, और इसीलिए नतीजा महाराष्ट्र में देखने को मिला। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि महाराष्ट्र की सरकार चुनाव के पहले गिर जाए। अभी दो स्टेट के बारे में मैं आपसे आपका रिएक्शन सुनना चाहता हूँ। एक है वेस्ट बंगाल। In many people used to say that in West Bengal this time BJP will come back, they will get more seats, but नतीजा आया और देखा हम लोग ने। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आश्वस्त था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी, इस बार बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि वो टीएमसी से भी आगे हैं। तो जो सच्चाई थी वो सामने आ गई। और मैं बधाई दूंगा ममता बनर्जी को, जिन्होंने कि बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटाई वहां पर। बट यूपी का जो रिजल्ट है, ये आप एक्सपेक्ट करता था? ये डिड यू एक्सपेक्ट सच हाँ, रिजल्ट्स इन यूपी? मैं एक्सपेक्ट करता था कि यूपी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और हुआ भी। और मैं इस बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया, राहुल गांधी को, जिन्होंने भी बहुत परिश्रम किया, प्रियंका गांधी को, जिन्होंने भी बहुत परिश्रम किया। और जो भाजपा का वहां पर घमंड था, उस घमंड को उन्होंने चूर कर दिया। बिल्कुल और सबसे तुर्का। बड़ा
हाँ, और सबसे बड़ा इसका उदाहरण है अमेठी का चुनाव, जहां और पर अयोध्या कि में भी, अयोध्या अयोध्या में तो खैर हुआ ही, अयोध्या में, श्रावस्ती में, कबीर नगर में, जहां जहां धार्मिक स्थल है वहां सब जगह भाजपा हार गए। लेकिन ये जो अमेठी, इनको अमेठी में कितना घमंड हो गया था, स्मृति ईरानी को कितने घमंड से बात करती थी, और एक जो उनका जो कैंपेन मैनेजर होता था उस व्यक्ति ने उनको हरा दिया और इतने सारे वोट से हरा दिया। तो कितनी दूर ये लोग चले गए थे जनता से, यही साबित होता है इस बात से। So now I have two questions to you. One is, now in this political scenario, post-poll political scenario, what would you say to the anti-BJP political parties? That means to the India bloc. What would be your suggestion? What would be your appeal to India bloc political parties? मेरी दो तीन एडवाइस उनको होगी। एक एडवाइस होगी कि इंडिया ब्लॉक का जो मजबूती है, जो ताकत है, उसको उनको संसद में बनाए रखना चाहिए और सरकार को संसद में झुकाने का काम करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। और जैसा मैं कह रहा था कि 2 जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, तो उनको डिमांड करना चाहिए और लेना चाहिए, सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वो 2 जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तत्काल सेटअप करें। तो एक तो उनकी भूमिका पार्लियामेंट में है, दूसरी उनकी भूमिका है प्रदेशों के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें। गठबंधन अगर रह सकता है, वो गठबंधन ऑल इंडिया लेवल पर था, लेकिन अगर राज्यों में रह सकता है तो बहुत खुशी की बात होगी। और नहीं तो जो जहां मजबूत है वहां मजबूती के साथ लड़े और अच्छा परिणाम दे राज्यों के चुनाव में। बहुत जगह राज्यों में ऑलरेडी गठबंधन पहले से बना हुआ है, उस गठबंधन को उनको कायम मजबूत रखना करना चाहिए। हाँ, और उसके अलावा जो मोदी इस चुनाव में कमजोर हुए हैं, तो राज्यों में जो प्रदेशों में जो चुनाव होंगे उनके माध्यम से उनको और कमजोर करना चाहिए, ताकि जो एक छत्र राज्य वो चला रहे थे वो खत्म हो जाए बराबर के लिए। And another thing, this is my last question, and we have only just three and a half minutes. Last question. In this election, in 2024 elections, the civil societies played a very important role, and so is the role played by the independent individuals who were not members of any political parties, but who stood for democracy, who stood for the constitutional values and autonomy of the institutions. They played a very important role. I have seen it here in Assam also and other parts of the country. Now, what would be your appeal? Because the battle is half won, because still BJP is in power. So, what would be your advice, your suggestions एक today? एक इसमें आप भूल गए बात कहना कि इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स जो है, Yes, yeah, absolutely. Sorry. Yes, that's very important. उन लोगों की बड़ी भूमिका रही है। हाँ, और बहुत लोग सरकारी चैनल्स नहीं देख रहे हैं क्योंकि सब गोदी मीडिया हो गया है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट यूट्यूब्स हैं उसको बहुत लोग वॉच करते हैं और उससे बहुत लोग प्रभावित भी होते हैं, और सही है ये बात। तो उनको भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए निभाना आने चाहिए। वाले दिन। हाँ, और गोदी मीडिया से इस देश को मुक्ति दिलाना चाहिए। So thank you very much, sir, for sparing time to talk to us, and we hope we'll continue this dialogue whenever it's possible, because in the kind of crisis we face, actually, okay, there is some light, we have seen some hope, but still we need to continue this dialogue and we need to fight for democracy. And people like you are our inspiration. Thank you very much, Thank sir, for being with us. Namaskar.